हेलो नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं राकेश चौधरी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कल वाली क्लास में आपको जलवायु का अर्थ वगैरह बता दिया था। आज शुरू करते हैं आगे का चैप्टर, राजस्थान की जलवायु। कल वाली क्लास में हमने जलवायु के अर्थ बताया था। जलवायु क्या होती है दोस्तों, क्या होती है जलवायु, एक बार शॉर्टकट में वापस बता देता हूं मैं आपको। देखिए जलवायु क्या होता है, दीर्घकाल में होने वाला परिवर्तन। दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे वर्षों से, काफ़ी सालों बाद में जो परिवर्तन होता है वही जलवायु कहलाता है। अब क्या परिवर्तन होता है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तापमान, वायुदाब, वायु या हवा, वर्षा, आर्द्रता। दोस्तों ये पांचों भौगोलिक दशाएं अगर 30 से 40 साल मतलब कि दीर्घ काल में परिवर्तन होए तब उसे हम जलवायु कहते हैं। और यही पांचों भौगोलिक दशाएं 3 से 4 माह में परिवर्तन हो जाए तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऋतु कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋतु। यही पांचों भौगोलिक दशाएं अल्पकाल में अगर परिवर्तन हो जाए, अल्पकाल का मतलब पल पल में, तो अल्पकाल में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम मौसम कहते हैं। तो ये पल पल में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है और 7 दिन से भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़े थोड़े समय बाद जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसको हम जलवायु नहीं कह सकते, ऋतु नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, मौसम। ये चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में दोस्तों। तो राजस्थान में एक वर्ष की अवधि, एक वर्ष का मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, तो एक वर्ष की अवधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान में एक वर्ष की अवधि को एक वर्ष की अवधि को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। कितनी ऋतुओं में, 3 ऋतुओं में। और वो 3 ऋतुएं कौन कौन सी है हम सबको पता है, उसका टाइमिंग याद रखना है थोड़ा सा। 3 ऋतुओं में देखो, एक है सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मियाँ होती है, ग्रीष्म ऋतु। और ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है दोस्तों मार्च से। मार्च स्टार्ट होता है तब गर्मियाँ शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और मार्च के बाद में मध्य जून तक, मध्य जून तक क्या चलेगी, मध्य जून तक चलेगी अपनी गर्मियाँ, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद दूसरी ऋतु आती है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है दोस्तों, इसके जस्ट आगे शुरू हो जाएगी मध्य जून से। इसका मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, इसका मतलब कौन सी ऋतु शुरू हो गई, वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। और ये मध्य जून से शुरू होती है और ये चलती है सितंबर तक। सितंबर तक कौन सी ऋतु होगी, मध्य जून से वर्षा ऋतु। इसके आगे चलते हैं हम, तीसरी ऋतु है वो है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु दोस्तों। और शीत ऋतु की अवधि जो है वो होती है अक्टूबर से शुरू होती है, और अक्टूबर से शुरू होकर ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी दोस्तों फरवरी तक। अब ये एक साल के पूरे 12 महीने आ चुके हैं इसमें। गर्मियाँ मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। अब इसमें होता है क्या है, शीत ऋतु को हमने 2 उपभागों में बांट दिया। शीत ऋतु, इसका पहला वाला पार्ट है वो है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। और मानसून प्रत्यावर्तन होता क्या है, तो दोस्तों मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब ये हो गया लौटता हुआ मानसून। यहाँ वर्षा ऋतु में मानसून प्रवेश किया था भारत में और राजस्थान में, अब ये वापस जा रहा है। लौटता हुआ मानसून की अवधि होती है दोस्तों, वो है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु कहलाती है। और ये शुरू होती है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून
वापस लौट जाता है, लौटना शुरू कर देता है और मध्य दिसंबर तक ये राजस्थान और भारत से पूर्णतः चला जाता है मानसून। फिर शुरू होती है कौन सी? प्योर शीत ऋतु। और इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि होती है मध्य दिसंबर से। सर्दियां सबसे ज़्यादा मध्य दिसंबर से ही शुरू होती है दोस्तों, इसीलिए सर्दियों की छुट्टियां कब होती है? 23 दिसंबर से। तो मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक कौन सी होती है? शीत ऋतु। ये हो गई इनकी अवधि ऋतुओं के बारे में। अब इन ऋतुओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु। इसको आप साथ में पेन और नोटबुक में लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब शुरू करते हैं पहली ऋतु, वो है ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अपने यहाँ पर देखिए। ग्रीष्म ऋतु है, इसकी अवधि तो अभी बताया ही था, मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक चलती है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। इससे पहले दोस्तों कल वाली क्लास में हमने ये देखा था, हमने एक मैप बनाया था, ग्लोब बनाया था, उसके बीच में बीचों बीच में कौन सी रेखा खींची थी हमने? भूमध्य रेखा। उसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा। उसमें हमने तारीखें बताई थी, ये बताया था, जैसे अभी वापस शॉर्टकट में बता देता हूँ दोस्तों। ये ग्लोब है और इसके बीच में थी 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये मकर रेखा हो गई नीचे वाली, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। हमने ये बताया था सूर्य की चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वर्ष में इन दोनों रेखाओं के बीच में कभी न कभी सूर्य एक बार लंबवत चमकता है, मतलब सीधा चमकता है। तो देखिए 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर सीधा था? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर था। 21 मार्च के बाद ये 21 जून को कहाँ चला गया? 21 जून को चला गया ये कर्क रेखा पर। फिर 23 सितंबर को वापस कहाँ आ गया? 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर। और 22 दिसंबर को कहाँ हो गया? मकर रेखा पर। अब ये ऋतु कौन सी चल रही है, इसके आपको समझ के समझना है। पूरा जलवायु टॉपिक समझने का है, बहुत अच्छे से समझना है, और आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा अगर समझ में आ गया तो। चाहे वो पढ़ा हुआ ही नहीं है लेकिन समझा हुआ है तो आपका राइट हो जाएगा। कैसे? अब सोचिए आप, ग्रीष्म ऋतु है, मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक है। तो सूर्य सीधा कहाँ से? 21 मार्च के बाद ये उत्तरायण हो जाता है, मतलब कि उत्तर की ओर पृथ्वी पर सीधा लंबवत चमकता है कर्क रेखा की ओर। इसका मतलब ये हो गया सूर्य धीरे धीरे अपने भारत की ओर या राजस्थान की ओर, उत्तर की ओर आ रहा है। तो तापमान इस ऋतु में क्या हो जाएगा? तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तापमान बढ़ने लग जाएगा किस ऋतु में? मार्च से मध्य जून तक, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो 21 जून तक आते आते सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उत्तर की ओर जाने की वजह से सूर्य जहाँ पर हमेशा लंबवत चमकता है वहाँ पर हमेशा तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल की कम दूरी को तय करता है, उसकी ऊष्मा कम खपत होती है, इसलिए वो तापमान अधिक होता है। और कल हमने ये भी देखा था, अगर तापमान अधिक, जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? कल हमने देखा था तापमान और वायुदाब में संबंध कौन सा पाया जाता है? तो विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर यहाँ तापमान अधिक है तो वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई? क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, मतलब कि सूर्य अपनी ओर आ रहा है, अपने राजस्थान और भारत की ओर, तो धीरे धीरे लंबवत अपनी ओर चमकेगा, तो तापमान क्या हो जाएगा? अधिक। और तापमान जहाँ पर अधिक रहेगा वहाँ पर वायुदाब हमेशा कैसा रहेगा? न्यून वायुदाब, कम वायुदाब रहेगा। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, पवन या हवा किधर से किधर चलती है? ये चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये भी हमने कल देखा था, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कल हमने ये सारी चीज़ें समझ रहे थे तो हम सोच रहे थे ना ये क्या काम आएगी। अब देखो सारा चीज़ आपके जलवायु में काम आ रहा है। तापमान अधिक हो गया इस काल में तो वायुदाब कम हो गया, और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। तो अब देखिए आप, ये अपने राजस्थान है और सूर्य धीरे धीरे से उत्तरायण उत्तर की ओर आ रहा है, उत्तर की ओर, तो यहाँ धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से यहाँ पर वायुदाब क्या हो गया? वायुदाब कम हो गया। तब इस ऋतु में क्या होगा? अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें या हवाएं चलना शुरू कर देगी। आप देखिए हमेशा लू जो होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है,
पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो पता है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो ये हवाएं चलने लग जाती है और ये रेगिस्तान को पार करती है। पाकिस्तान में भी यहाँ पर रेगिस्तान है और यहाँ पर भी मरुस्थल है। तो इसको पार करने की वजह से ये हवाएं कैसी होती है? ये हवाएं उष्ण होती है, मतलब कि गर्म होती है। और गर्म के साथ साथ कैसी होती है? शुष्क होती है। आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होती है इन हवाओं में, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं राजस्थान में, स्थानीय भाषा में? इन हवाओं को लू नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लू। तो एग्जाम में आ सकता है, थार के मरुस्थल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवाएं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए चिन्नुक, फोन, लू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सही उत्तर क्या करना है? लू। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू। अब कभी कभी न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कभी कभी वायु के भंवर बन जाते हैं और इन भंवर को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? इन भंवर को बोलते हैं हम बबूलिया। ये भी नाम आपने सुना होगा, बबूलिया आएगा, बतूलिया आ गया, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? बबूलिया। ये स्थानीय चक्रवात या तूफान होते हैं स्थानीय, जो यहीं पर पैदा होते हैं और यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं बबूलिया। और जो गर्म हवाएं चल रही है इस समय, इसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? स्थानीय भाषा में लू नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए, ये जो वायुदाब, कम वायुदाब पाया जाता है राजस्थान में, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राजस्थान में जून के माह में, राजस्थान में जून के माह में सबसे कम वायुदाब या न्यून वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो जून के माह में सबसे कम वायुदाब कहाँ पर होगा? तो वो होगा जैसलमेर में। कम क्या? वायुदाब। तो सबसे कम वायुदाब जून के माह में कहाँ पर पाया जाता है? जून के माह में जैसलमेर ज़िले में सबसे कम वायुदाब पाया जाता है। खास खास चीज़ें निकाल लीजिए आप, सीधा सा। एक तो है लू निकाल लो, एक बबूलिया निकाल लो, और एक ये जून माह में वायुदाब कम कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान और वायुदाब में संबंध हमेशा कैसा पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा, और जहाँ पर वायुदाब अधिक होगा वहाँ पर तापमान कम होगा। अब आगे चलते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इस ऋतु की और क्या क्या विशेषता है? इस ऋतु की और विशेषता ये है कि राजस्थान में है ना, ये उष्ण और शुष्क लू चलती है, जो गर्म हवाएं चल रही है, इसकी वजह से वायुमंडल में आर्द्रता की कमी पाई जाती है। किसकी? आर्द्रता की कमी। मतलब कि वायुमंडल में नमी नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है हवाओं में। और आर्द्रता क्या होती है दोस्तों? आर्द्रता ये होती है, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है ना, वही आर्द्रता कहलाती है। मतलब जल की बूंदें, वायु अगर ठंडी होगी तो आपको सीधा सा कर देना है, क्या होगा? आर्द्रता अधिक है। वायु उष्ण एवं शुष्क है तो आर्द्रता उसमें क्या है? बहुत कम आर्द्रता पाई जाती है। और राजस्थान में सीधा सा प्रश्न आ जाए, किस माह में आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है? तो मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है राजस्थान में। सबसे कम आर्द्रता राजस्थान में कब पाई जाती है? मार्च और अप्रैल में। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होती है, इसमें शुष्क और उष्ण और शुष्क हवाएं चलती है जो गर्म होती है, और वो आर्द्रता को सोख लेती है। सोखने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? आर्द्रता की कमी पाई जाती है। क्योंकि गर्मियाँ मार्च से मध्य जून तक होती है, इनके बीच वाले 2 महीने मार्च और अप्रैल, इनमें क्या हो जाएगा? इसमें आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, वो आप समझिए। दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है जैसलमेर जिले में या पश्चिम राजस्थान में। गर्मियों में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। और ये दैनिक तापांतर अधिक क्यों पाया जाता है? और सबसे पहले तो तापांतर होता क्या है? और तापांतर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दैनिक तापांतर और एक वार्षिक तापांतर। तो बताइए आप, दैनिक तापांतर किसे कहते हैं हम? तो दैनिक तापांतर वो होता है दोस्तों,
दिन और रात, तापांतर का मतलब हो गया ताप का अंतर। क्या हो गया? ताप का अंतर। और दैनिक का मतलब हो गया दिन और रात। एक दिन में रात और दिन ही होते हैं, तो दिन और रात में जो ताप का अंतर होता है वो दैनिक तापांतर कहलाता है। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है अपने राजस्थान में। कौन से महीने में? मार्च से लेकर मध्य जून के महीनों में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। और ये दैनिक तापांतर अधिक क्यों पाया जाता है दोस्तों? तो दैनिक तापांतर इसलिए अधिक पाया जाता है, इसके मुख्य मुख्य 2-3 कारण हैं। एक तो है यहाँ पर बालू की अधिकता। बालू मतलब कि रेत, जो रेत के कण होते हैं उसको बालू कहते हैं। और बालू की अधिकता, क्या कारण हो गया? एक बालू की अधिकता, और दूसरा हो गया वनस्पति का अभाव। और तीसरा कारण हो गया स्वच्छ आकाश। साफ सुथरा आकाश रहता है राजस्थान में अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बादल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम वर्षा होती है, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सौर ऊर्जा में हम बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। हम चाहे तो सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अब ये दैनिक तापांतर है दोस्तों, ये अधिक पाया जाता है कहाँ? पश्चिम राजस्थान में, जून मार्च से लेकर मध्य जून तक, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन ये क्यों पाया जाता है? ये हाई लेवल के एग्जाम में या अच्छे प्रश्न जो पेपर बनता है उनमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आपको ये 3 कारण याद रखना है। नंबर 1 कारण है बालू की अधिकता। और बालू की अधिकता से दैनिक तापांतर क्या मतलब है? ये क्या समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अभी आएगा। देखिए, रेत और बालू जो होती है ना, उसकी एक विशेषता होती है। उसकी विशेषता ये होती है कि ये जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। रेत जो होती है, हमेशा देखना, जल जो होता है, जल पानी, वो क्या होता है? देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इसलिए वहाँ पर सागरों और महासागरों में सम स्थिति पाई जाती है। दैनिक तापांतर, ताप का अंतर बहुत कम पाया जाता है वहाँ पर। लेकिन बालू जो रेत होती है, यहाँ पर दैनिक तापांतर इसलिए अधिक पाया जाता है कि वो जल्दी तो गर्म होती है रेत और जल्दी ठंडी हो जाती है। अब देखिए, दिन में धूप पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तब क्या हो जाएगी? रेत जल्दी गर्म हो जाएगी और वायुमंडल को अधिक गर्म कर देगी। ठीक है, तापमान अधिक हो गया। रात को क्या होगा? रात को पार्थिव विकिरणें, जो सूर्य से किरणें आती है, इनको बोलते हैं सौर्य विकिरणें, मतलब सूर्य से आने वाली। और ये होती है लघु तरंगे, वायुमंडल को आसानी से पार करके चली जाती है पृथ्वी तक। अब ये पृथ्वी से टक्कर खा के वापस जो जा रही है, इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। और ये होती है दीर्घ तरंग। और दीर्घ तरंग होने की वजह से ये वायुमंडल को आसानी से पार नहीं कर पाती। इसलिए क्या होता है कि वायुमंडल गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो गया। और रात को क्या होगा? रात को वायुमंडल शांत रहता है, स्वच्छ आकाश रहता है। स्वच्छ आकाश रहेगा तो बादल उनको रोकेगा नहीं और ये जल्दी जल्दी वापस चली जाएगी। सारी की सारी पार्थिव विकिरणें जल्दी वापस परावर्तन हो जाएगा इनका। तब क्या होगा? रात को वो जल्दी ठंडी हो जाएगी अपना धरातल। इसलिए दिन में तापमान अधिक था, माना कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड था, और रात को यही तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आ गया। ये ताप का दैनिक तापांतर अधिक अंतर पाया जाता है। इसीलिए तो है ना, रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में क्या होता है? दिन में अधिक गर्मी होती है और रात को है ना शीत रातें होती है, ठंडी रातें होती है। ये अपने रेगिस्तान की विशेषता है। और वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव, जहाँ पर वनस्पति कम होगी वहाँ तो ऑलरेडी तापमान ज़्यादा होगा, रात को ठंडी जल्दी हो जाएगी। इस वजह से दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश की यही बात अभी हमने समझी है। क्या होगा? सौरिक विकिरणें आ रही है और वापस पार्थिव विकिरणें जा रही है। ठीक है, अब बीच में बादल होंगे तो वो क्या करेंगे? इन हवाओं को, इन किरणों को रोक लेंगे। ठीक है, रोकने की वजह से निचला वायुमंडल अधिक गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बादल ही नहीं रहेंगे तो ये पार्थिव विकिरणें सीधी पुनः वापस लौट जाएगी और जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है? रात को तापमान कम हो जाता है और दिन में अधिक तापमान हो जाता है। इसे ही दैनिक तापांतर के नाम से जाना जाता है। ये हो गई अपनी कुछ ग्रीष्म ऋतु की बातें। और अगली हम पढ़ेंगे ऋतु, वो है वर्षा ऋतु। आप सारी चीज़ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हमारे से संपर्क कीजिए।
डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल करके बोलिए ये चीज़ समझ में नहीं आई। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़िए। एग्ज़ाम की डेटें सारी आ गई, अपने को पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, नौकरी लगना है कैसे भी करके, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु हो गई अपनी पूरी, आगे हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। उससे पहले एक बार वापस आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने राजस्थान की जलवायु टॉपिक शुरू किया था, और राजस्थान की जलवायु में राजस्थान की जलवायु, मौसम और ऋतु, इन तीनों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। फिर हमने ऋतुओं का अध्ययन किया, 3 ऋतुओं में बांटा, और पहली ऋतु हमने ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छे से पढ़ी। उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें ये पढ़ी हमने, लू किसे कहते हैं, बबूलिया किसे कहते हैं, दैनिक तापांतर कहाँ अधिक होता है, दैनिक तापांतर होता क्या है और होता क्यों है, ये सारी चीज़ पढ़ी हमने। ये सारी चीज़ पढ़ के अगला हम टॉपिक शुरू करेंगे वर्षा ऋतु, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। तो दोस्तों आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका प्यार और स्नेह हमें देते रहिए, उसी के साथ हम आप ही के भरोसे हम चल रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छी क्लासें, अच्छी फैकल्टी उपलब्ध होने वाली है, और लाइव भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए और पढ़ाई की तैयारी कीजिए। कोचिंग ये खुलेगी तब खुल जाएगी, आपको तो पढ़ना है। कोचिंग कभी भी आपको ना क्या देती है, राय देती है, दिशा देती है। सिलेक्शन तो आपको खुद को ही लेना है, तो आपको खुद को लेना, तो आप पढ़ाई करो, कोचिंग खुल जाएगी, टेंशन मत लो। जब भी खुलेगी तो आपको अपनी प्रिपरेशन तैयार रखना है, तैयारी करो। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।